नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पतंग कविता, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या। इसके रचयिता श्री आलोक धनवा जी हैं। पतंग एक बाल मन की कल्पनाओं, बाल मन के चित्रण को लेकर लिखी गई कविता है। इस कविता को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, इसको अक्षरशः शब्दशः पढ़ने से पहले। इस कविता की जो मूल विषय वस्तु है वो शरद काल में जो पतंगों को उड़ाने के लिए बच्चों के मन में जो उत्साह होता है उसका चित्रण किया गया है। शरद ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद जो खुला हुआ मौसम आता है, साफ़ सुथरा आकाश होता है और हल्की हल्की चलती हुई हवा होती है, तो वह समय पतंग उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस समय बच्चे अपने अपने घरों से निकल करके खुले आसमानों के नीचे, अपनी छतों पर, ऐसी जगहों पर जहाँ से पतंग उड़ाई जाती है वहाँ एकत्र होने लगते हैं और पतंग की उड़ती हुई ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंग के समान ही उनकी भावनाएं, उनकी कल्पनाएं, उनका आनंद भी उसी प्रकार से ऊंचा उड़ता है। तो इस प्रकार से पतंग जो है एक प्रतीक बन जाती है बच्चों की आकांक्षाओं का, बच्चों की ऊंची महत्वाकांक्षाओं की और उनके सपनों की, और उनको सच करने के लिए शिद्दत से किए जाने वाले प्रयासों की प्रतीक बन जाती है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम शुरू करते हैं शब्दशः इस पतंग कविता की पंक्तियों को देखेंगे। सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया, सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया। भादों आखिरी महीना होता है बारिश का, तो वर्षा का मौसम चला गया है, समाप्त हो गया। जो बहुत तेज बौछारें आती थीं वो ख़त्म हो गई, बारिश ख़त्म हो गई। भादों गया, बारिश का महीना बीत गया। सवेरा हुआ, अब जो नया सवेरा हुआ है वो कैसा सवेरा है? साफ सुथरा आकाश है, इसमें खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जब सुबह सूर्योदय होता है तो एकदम आसमान साफ होने के कारण से वो बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है, लाल सूर्य दिखाई पड़ता है और उस लालिमा में क्या होता है, एक पारदर्शिता जैसी दिखाई देती है, पारदर्शी लालिमा होती है सूर्य में आसमान साफ होने के कारण से। तो उसको देख करके कवि कहता है कि ये सवेरा जो है कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है। यहाँ ये जो उपमान दिए गए हैं ये सर्वथा नवीन उपमान है, पुराने उपमान नहीं है। सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से किसी ने बिंदी कहा है, सुहागिन की बिंदी कहा है, किसी ने कुछ और कहा है। इस प्रकार के अनेक प्राचीन उपमान रहे हैं, लेकिन यहाँ एक नए उपमान को लेकर के कवि हमको रोमांचित कर देता है कि सवेरे को खरगोश की आंख की तरह कहा है। ठीक, इसके बाद शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ फिर हम शरद ऋतु के आगमन की बात सुन रहे हैं। कवि कह रहा है शरद ऋतु आ रही है। कैसे आ रही है? पुलों को पार करते हुए, अर्थात अब तक बारिश के कारण से नदियां भरी हुई थी तो पुलों के ऊपर पानी था, लेकिन अब वो पुलों के ऊपर का पानी समाप्त हो गया है। तो शरद की ऋतु आते ही पुल साफ हो गए हैं, पुल खुल गए हैं और उनको पार करते हुए उनके ऊपर से होकर के शरद ऋतु आ गई है। यहाँ शरद आया एक मेल के, एक पुरुष के रूप में इसको यहाँ चित्रित किया है और मानवीकरण है उसका, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानवीकरण किया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अर्थात यहाँ हमें क्या देखना है कि शरद के आते ही दिन पूरे चमकीले हो जाते हैं, जैसे मानो वो चमकीली साइकिल चला करके आया हो, और तेज हो जाते हैं, तेजी से समय बीतने लगता है, क्योंकि दिन छोटे भी होने लगते हैं धीरे धीरे। शरद ऋतु, उसके बाद शीत ऋतु आती है, तो इस प्रकार से दिन छोटे होने लगते हैं, मानो वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। इसलिए उसको कह रहा है कवि कि वो चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए आ रहा है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ अब वो घंटी भी, शरद ऋतु की तुलना एक लड़के से की गई है जो चमकीली साइकिल चला रहा है, तेज चला रहा है और घंटी जोर जोर से बजा रहा है। घंटी जोर जोर से बजाना मतलब आकर्षित कर रहा है वो किसको? चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यहाँ शरद ऋतु आने पर चमकीले सवेरे, चमकीली धूप और साफ सुथरा आसमान
इस प्रकार से बच्चों को आकर्षित करता है कि वे आकर के खुले में और पतंग उड़ाने के खेल खेलें, पतंग उड़ाएं। तो वो अपने चमकीले इशारों से, यहाँ चमकीला इशारा एक उत्साहवर्धक मतलब उत्साहित करने वाला इशारा है, तो चमकीले इशारों से, उत्साहवर्धक इशारों से वो बुला रहा है, आनंद आ रहा है बच्चों को। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड फिर चल रहे हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ये सारे काम आयोजन करना किसका काम है? शरद ऋतु का काम है। शरद ऋतु का क्या काम है? साफ सुथरा आसमान कर देना, ठीक, आकाश को इतना मुलायम बना देना कि पतंग ऊपर उठे, उसमें कुछ भी ऐसा कठोर ना हो आकाश में कि उसके कारण से पतंग के रास्ते में अवरोध आए, तो पतंग आराम से ऊपर उठ सके। इसके लिए उसको एकदम नरम मुलायम बना देना है। यहाँ स्पर्श बिंब को देखते हैं हम, ये बिंब जो होते हैं, तो यहाँ पर स्पर्श बिंब देखते हैं चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो यहाँ पर हम कौन सा दृश्य बिंब देखते हैं, और घंटी जो बजाते हुए जोर जोर से यहाँ पर हम श्रव्य बिंब देखते हैं। तो इस प्रकार से इन बिंबों को भी हम देखते चलते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो ये सब किसका काम है? शरद का काम है कि पतंग के लिए सारी उपयुक्त परिस्थितियां वो बना दे। तो आकाश को मुलायम भी बनाता है, बच्चों को झुंड को भी बुलाता है इशारे करके, और बाकी घंटी भी जोर जोर से बजाता है ताकि सभी आ जाएं। इसके बाद में आगे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यहाँ सबसे हल्की क्यों कहा गया है? यहाँ वही हल्की होना एक जैसे आनंदपूर्ण होने का प्रतीक है, जैसे सबसे कोमल होने का प्रतीक है, कोमलता का, आनंद का, और रंगीन आकर्षण का प्रतीक है पतंग। तो सबसे, दुनिया की सबसे हल्की चीज़ कहा है और सबसे रंगीन चीज़, सबसे ज़्यादा मनोरंजक है, सबसे ज़्यादा आकर्षक है, ऐसी होती है पतंग। तो उसके लिए दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। बाकी कागज़ जिन पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिन पर लिखते हैं, वो जिनको पढ़ते हैं, वो तो बोझ लगते हैं बच्चों को, और उनको वो मोटे लगते हैं, वो भारी लगते हैं वो कागज़। लेकिन पतंग के लिए प्रयोग होने वाले कागज़ को कवि कहता है कि वो दुनिया का सबसे पतला कागज़ है, सबसे हल्का कागज़ है, जो बच्चों को बोझ नहीं लगता, जो बच्चों को आकर्षित करता है। और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। उसमें एक पतली सी बांस की तीली लगी होती है जो धनुषाकार होती है, जिसको बोलते हैं कमानी। तो ये टेक्निकल वर्ड है पतंगबाजी का। तो उसमें एक पतली कमानी, दुनिया की सबसे पतली कमानी इसीलिए कहा है क्योंकि वो कई मीटर ऊंचा आकाश में उड़ती है, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों की, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और फिर जब पतंगबाजी शुरू होगी तो सीटियां बजेंगी, बच्चे किलकारियां भरेंगे, और फिर उनकी सीटियों और किलकारियों के बीच में तितलियां भी आनंद लेंगी। तो उस बागों में जब ये पतंगबाजी होगी तो आसपास तितलियां भी होंगी। तो ये बच्चों की बड़ी नाजुक दुनिया का चित्रण किया है, जिसमें सीटियां हैं, किलकारियां हैं, तितलियां हैं, पतली कमानी है, पतला कागज़ है, हल्की और रंगीन चीज़ें हैं। तो ये बच्चों की नाजुक, मुलायम और बहुत ही आकर्षक, बहुत ही आनंददायी दुनिया है। इसका चित्रण कवि ने बहुत खूबसूरत सब प्रकार के बिंबों का प्रयोग करते हुए किया है। चलिए आगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन? वे कौन है यहाँ? वे हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चों के लिए कहा है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यहाँ फिर एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है। कपास को पवित्र माना जाता है, बहुत कोमल, बहुत पवित्र, बहुत हल्का और बहुत ही उपयोगी। और जैसे हम एक कपास के रुई के गोले को कैसा भी मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल, जिसको बहुत ही लचीला, तो एक लचीलेपन का भी प्रतीक है। तो यहाँ कपास कोमलता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, लचीलेपन का प्रतीक है, हल्केपन का प्रतीक है। हल्का मतलब वजन में हल्का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ हम देखते हैं कि कपास अपने साथ ही लाते हैं। वो कौन? बच्चे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, यानी वो जन्मजात ही बहुत नाजुक होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, बहुत लचीले होते हैं, ऐसे होते हैं। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास,
और इतने चंचल होते हैं। यहाँ क्या कहा है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, का मतलब है कि पृथ्वी बहुत तेजी से गति करती है और बच्चों के पैर उससे भी ज़्यादा तेजी से गति करते हैं। अर्थात जैसे पृथ्वी चंचल होती है वैसे ही बच्चों के पैर चंचल होते हैं, वो तेजी से चलते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं वे। मतलब वो जब छतों पर पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते हैं तो मानो छतें भी नरम हो जाती हैं, उनकी जो कठोरता है वो भी उन्हें उस समय एहसास नहीं रहता, वो बेसुध होते हैं, नरम ही समझ में आती हैं उन्हें छत भी। और जब छतों पर दौड़ते हैं तो चारों दिशाओं में एक आवाज़, छतों के ऊपर दौड़ने से जो धमधम की ध्वनि होती है उसको कवि ने कहा कि मृदंग की तरह चारों दिशाओं में वो गूंजती है। तो ऐसा लगता है मानो ये अपने कदमों से मृदंग बजा रहे हैं। और जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, पतंग उड़ाने के समय अक्सर बच्चे कैसे पीछे की तरफ हिलते हैं, लहराते हैं, उस मांझे को खींचने के लिए, पतंग के धागे को खींचने के लिए कभी दाएं झुकते हैं कभी बाएं झुकते हैं। जिस प्रकार से कोई डाली अपनी जगह पर खड़ी हुई किसी हवा के बेग से झूलती है, ऐसे ही वो उस डोर को पकड़ करके, पतंग की डोर को पकड़ करके अक्सर हवा की डाली, हवा के प्रवाह से जैसे डाली झूमती है ऐसे वो भी झूमते हैं अक्सर कर। और फिर कभी कभी वो क्या होता है, ये खतरनाक किनारे जो छतों के होते हैं वहाँ तक भी आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो एक सिक्स्थ सेंस है, वो जो उनकी छठी इंद्रिय है, खेलते समय भी जो उनका एक बेसुध होने के बाद भी जो एक्टिवनेस है वो उनको बचाए रखती है, छतों की ऊंचाइयों से, खतरनाक किनारों से गिरने से उनको बचाती है। कहने का मतलब खेलने वाले बच्चे इतनी खतरनाक स्थिति में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। पतंग उड़ाते हुए भी वो अपने आप को छत से गिरने से बचा लेते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें कौन? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वो उनका शरीर का रोमा रोमांचित होता है, रोया रोया रोमांचित होता है, संगीतमय होता है, लेकिन फिर भी वही संगीत अवचेतन रूप में उसे बचाता है, इन सारे खतरों से उसे बचा लेता है। वह संगीत की उपस्थिति जो है वो इसकी सिक्स्थ सेंस को इतना एक्टिव कर देती है कि वो गिरने से बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो कवि कहता है कि जो ये उनका अवचेतन किस प्रकार से अवचेतन उनको बचा तो लेता है खतरनाक किनारों में से गिरने से, लेकिन उनको थामे कौन रहता है? वो कहते हैं कि ये पतंग जो है वही उस धागे के सहारे, एक नाजुक से धागे के सहारे पतंग उन्हें पकड़े रहती है। वे तो पतंग को पकड़े ही हैं। एक स्थिति ये है कि वे पतंग को पकड़े हुए हैं, दूसरी स्थिति ये है कि पतंग उनको पकड़े हुए है, संभाले हुए है, और पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनका रोमा रोमांचित है, और इस प्रकार से रंध्र उसी को कहा है, उनकी रोमांचित अवस्था को रंध्र कहा है। और इस प्रकार से वो भी इन पतंगों के सहारे ऊंचाइयों की ओर उड़ रहे हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनकी उच्चाकांक्षाएं आसमानों को छू रही हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जब वो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो गिर जाते हैं छतों के किनारों से, और अगर छतों के किनारों से गिरने के बाद वो बच जाते हैं तो उनका जो मनोबल है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। वे और भी निडर हो जाते हैं, और वो अब खुली धूप में, सुनहली धूप में, सुनहले सूरज के सामने आकर छतों पर चढ़ कर के एक चुनौती की तरह इस ज़िंदगी को स्वीकार करते हैं, और अधिक चंचल हो जाते हैं। पृथ्वी और अधिक तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है, अर्थात वे और अधिक चंचल हो उठते हैं और अधिक तीव्र गति से अपने इस तरह के क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। तो ये था आज इस पतंग कविता की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। आशा है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।